नदी किनारे के बीचों बीच सीतापुर नाम का एक पुराना गांव था। वहां चंदूलाल नाम का आदमी अपने परिवार के साथ सालों से रहता था। वो बड़ा जमींदार था। उसकी अपनी जमीनें, खेत और बड़ी सी हवेली थी। वो अपनी पोती और नातिन से बहुत प्यार करता था। सपना बड़ी ही प्यारी और समझदार बच्ची थी। और ये है नेहा, जो शरारत से भरपूर। ये है मुकेश, गांव के सरपंच और अपने पिता का एक फरमाबरदार बेटा, जो अपने पिता का हर कहना मानता था। जल्दी चलो बापूजी, देर हो रही है। तुम भी भगवान, देर कर देती हो। आपको तो हर काम में जल्दी होती है। और ये है सरिता, घर की इकलौती बहू। बेटा, हिसाब की फाइल ले ली? आपको याद है ना, आज हमें नेहा को कपड़े दिलाने जाना है। बेटा जी, कुछ सपना के लिए भी खरीद लेना। जी बापूजी, अगर कुछ पसंद आया तो ले लूंगी। हाँ हाँ, ले ली है बापूजी। अब चलो, वो सुंदर कब से हमारी राह देख रहा होगा। फिर दोनों बाप बेटे जमीन की तरफ निकल लेते हैं। चंदूलाल दफ्तर में पहुंचते ही सुंदर का पूछता है, ये सुंदर अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? कल तो कह रहा था सवेरे आ जाऊंगा, पता नहीं कहाँ रह गया। ये है सुंदर, चंदूलाल का सबसे मेहनती और वफादार कर्मचारी। अरे जल्दी चलो सुंदर, आज तो तुम्हारे खैर नहीं, बापूजी तो गुस्सा करेगा। आ गया बापूजी, माफ करना, थोड़ी देर हो गई। सुंदर, इतना काम पड़ा है और तुम अब आ रहे हो? बापूजी माफ करना, थोड़ी देर हो गई। मुकेश, वो टेम्पो की डिलीवरी हो गई? वो बापूजी, दरअसल टेम्पो का ड्राइवर नहीं आया, उसके घर में कोई मसला हो गया है। लेकिन माल की डिलीवरी आज की आज करनी होगी। टेम्पो का ड्राइवर नहीं आता। फिर सुंदर कहता है, बापूजी आप कहो तो मैं डिलीवरी करके आता हूँ। अरे वाह सुंदर, तुम्हें टेम्पो भी चलाना आता है? हाँ मालिक, बस चला लेता हूँ। ये अर्जुन, सुंदर का बेटा, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। सुनो सुंदर, ख्याल से जाना और पहुंचते ही फोन करना। हाँ बापूजी, आप चिंता ना करें। बापूजी से बात करके सुंदर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। फिर अचानक से ब्रेक खराब कैसे हो गया? अरे ये ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? ब्रेक खराब कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं बचूंगा। बाबा बाबा बाबा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं छोड़ो करूंगा। बेटा, अब हिम्मत करो। तुम तो सुंदर के बहादुर बेटे हो ना, तो बस रोना बंद करो। मेरे बाबा मुझे क्यों छोड़ के चले अरे गए? अरे मत रो बेटा, ऐसे नहीं बोलते। सुंदर तो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। सुंदर के जाने के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर मुकेश सुंदर को दादाजी के पास लेके आता है। मत रो बेटा, तुम्हारा बाप मेरे बेटे जैसा था। मुकेश, इसे हवेली ले जाओ, आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। फिर इस तरह मुकेश अर्जुन को हवेली लेके आता है। एक दिन सपना और नेहा आंगन में खेल रही थी। सपना सपना, पकड़ो मुझे। ओ ओ, अरे अरे। चंदूलाल अर्जुन को उदास देखकर अपनी दोनों बच्चियों को बुलाते हैं। अर्जुन, इधर आओ। अर्जुन को देखकर नेहा बोलती है, ये कौन है दादाजी? ये अर्जुन है, अब से ये हमारे साथ रहेगा। इसको भी अपने साथ खेलने में शामिल करो। चलो अर्जुन, तुम भी हमारे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा।
फिर ये तीनों बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं और सपना और अर्जुन दोनों एक साथ स्कूल भी जाते हैं। सपना का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वहीं अर्जुन बहुत ही ज़हनी और होशियार था। सब मास्टर उसकी तारीफ करते थे। उस दिन के बाद सपना अर्जुन के पास आती है। अर्जुन, ये कैसे होगा? आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया है, बस ये जो वैल्यू है वो इसमें से माइनस होगी। ये तुम कैसे कर लेते हो? अरे कितना आसान था। घर में सब अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़ी मालकिन, खाना मिलेगा? हाँ, जाओ अंदर, मासी बैठी होगी, उसे कहो। और हाँ, ये फाइल सरपंच जी को देनी है, जाके देकर आना। जी बड़ी मालकिन। सरिता बहू अर्जुन को एक नौकर का बेटा समझती थी। अरे बेटा, तुम क्यों लेके आए? किसी और से भेज दिया होता। मुझे अच्छा लगता है दादाजी। इस तरह अर्जुन काफी समय दफ्तर में ही रहता था और दादाजी की हिसाब में मदद भी करता था। फिर ऐसे ही वक्त गुजर गया। अर्जुन बड़ा हो गया। दादाजी, कल के माल की पेमेंट अभी तक नहीं आई। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा CSS का पेपर कैसा हुआ? अर्जुन काम के साथ साथ CSS की तैयारी भी कर रहा था। पेपर तो अच्छा हुआ, बस दादाजी अब दुआ करें। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। आखिर तुमने बहुत मेहनत जो की है। सपना ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो दादाजी के कारोबार में उनकी मदद करती थी। आज सपना बहुत खुश है क्योंकि उसकी बहन नेहा काफी सालों बाद आई है। लगता है किसी ने मुझे याद ही नहीं किया। तुम्हें भला कोई कैसे भूल सकता है? इस बार तुमने बहुत वक्त लगाया आने में। कितना प्यार है हमारी बच्चों में, किसी की नजर ना लगे। जैसे जैसे सपना बड़ी हो रही थी, मामी की नफरत भी उतनी ही गहरी हो चुकी थी। नेहा के आने की खुशी में सावित्री ने सब नेहा की पसंद का खाना बनवाया था। बेचारी सपना बिन माँ की बच्ची हमेशा अपनी मामी में अपनी माँ ढूंढती थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब तो सपना भी काफी अच्छे से समझने लगी है। नहीं दादाजी, अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपसे। जी बापूजी, हमारी सपना ने कुछ ही वक्त में काफी कुछ सीख लिया है। दादाजी, आप इतनी कमजोर लग रहे हो, लगता है आप अपना ख्याल नहीं रखते। बेटा, मैं तुम्हें कमजोर लग रहा हूँ? आज भी मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दादाजी, आपसे कुछ बात करनी है। दादाजी, मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर जाना होगा। अरे बेटा, आज मेरा दोस्त 40 साल के बाद आ रहा है। मैंने सोचा तुम्हें उससे मिलाऊं, पर अगर जाना जरूरी है तो तुम जाओ। मैं मुकेश से कहकर तुम्हारे पैसे और ट्रेन टिकट का बंदोबस्त करवा देता हूँ। शाम होने के बाद दादाजी का दोस्त कांजीलाल अपने पोते इलेश के साथ आता है। अरे, तुम तो शहर जाकर हमें भूल ही गए। अब कैसे याद आ गई तुम्हें हमारी? जब याद आई तो आ गया ना। अच्छा, ये तो सही है। नहीं बेटा, अब और नहीं खाया जाएगा हमसे। बेटा, तुम क्या करते हो? मैंने BBA किया है। अभी फिलहाल दादाजी को बिजनेस में हेल्प करता हूँ। सरिता को इलेश अपनी नेहा के लिए पसंद आ गया था। वहीं दूसरी तरफ कांजीलाल कहता है, चंदू, मुझे तुम्हारी सपना बेटी अपने पोते के लिए पसंद आ गई है। कांजी, तुम्हारा पोता तो अच्छा है, लेकिन मैं अपनी बहू और बेटे से मशवरा करके बताऊंगा। तुम अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, हम इंतजार कर लेंगे। उसके बाद सरिता, नेहा और इलेश के रिश्ते की बात
सरपंच जी को कहती है। सरपंच जी को भी इलेश अच्छा लगा था। मौका मिलते ही बापूजी से बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद चंदू लाल अपने बेटे से मशवरा करता है। अलीश कैसा लगा? वो दरअसल कांजी अपनी बेटी के लिए बात कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो लड़का अच्छा लगा। जी नाना जी, आपने बुलाया? फिर चंदू लाल सपना से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? सपना बेटा, तुम्हें वो अलीश कैसा लगा? नहीं नानू, अभी शादी नहीं करनी। मुझे काम करना है, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना है। मैं चाहता हूँ तुम हाँ कर दो। मुझे तो लड़का अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ तुम हाँ कर दो, ताकि मैं अपनी जीते जी तुम्हारी जिम्मेदारी से खुद को आजाद कर दूं। जैसा आप ठीक समझें। अपने नाना जी का मान रखते हुए सपना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकर आई हो कोई अच्छा रिश्ता? हाँ, एक लड़का है जो बाहर रहता है, बड़ा सा कारोबार है, पर उसकी 3 बार तलाक हो चुकी है। हाँ तो बस ठीक है ना, सपना के लिए बिल्कुल ठीक है। मुझे बस अब इस लड़की से अपनी जान छुड़वानी है, अब और बर्दाश्त नहीं होती। तुम अगले हफ्ते को आने के लिए उनको कह दो। तुम पहले अपने ससुर से तो पूछ लो, क्या वो करेंगे सपना बिटिया की शादी ऐसे लड़के से जिसे 3 बार तलाक हो चुकी हो? मेरे ससुर को बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेके आ जाऊंगी। अपने बहू की ऐसी सोच देखकर चंदू लाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। दादाजी, आपको क्या हुआ? मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चलिए दादाजी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अर्जुन बेटा, सपना बेटी का ख्याल रखना, उसका साथ कभी भी मत छोड़ना, वो बहुत मासूम है। हाँ हाँ, मैं सपना का पूरा ख्याल रखूंगा। चलिए दादाजी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर अर्जुन दादाजी को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर ने बोला दादाजी को किसी परेशानी की वजह से अटैक आया है। संभालिए अपने आप को बड़े माजिक, अब आपको ही सब देखना है। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो इन सबको कौन संभालेगा? अपने नाना की ऐसे अचानक मौत से सपना बहुत परेशान हो गई। नाना जी, आप मुझे छोड़ के चले गए। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है। मामा जी, आपको हिम्मत करनी होगी। नाना जी कहते थे कभी भी काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, और काम भी वही जिससे बहुत लोगों का रोजगार चल रहा हो। तो बस अब हम मिलके नानों का कारोबार संभालेंगे। ये क्या हो गया? मेरे बापूजी मुझे छोड़ के चले गए। बापूजी के बिना काम करने का दिल नहीं करता। मामा जी की ऐसी बात सुनकर सपना भी मायूस हो जाती थी। कुछ दिनों बाद कांजी लाल फिर से आता है। ये अचानक क्या हो गया मुकेश? उस दिन सुबह ही मेरी चंदू से बात हुई थी। बेटा, तुम्हें से चंदू ने मेरे पोते के बारे में कुछ कहा था? ये सुनते ही सरिता कहती है, नहीं काका जी, ऐसी तो कोई बात नहीं की बापूजी ने। जी जी काका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बापूजी ने अलीश और सपना के रिश्ते की बात की थी। ये बात सुनकर सरिता गुस्से से लाल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सरपंच कांजी लाल को गेट तक छोड़कर आते हैं। सपना की शादी अलीश से? ये कब तय हुआ? आपने मुझे बताया भी नहीं। ये बात सुनकर सरपंच जी कहते हैं, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। फिर सरपंच जी अर्जुन को सपना की शादी की तैयारियां शुरू करने को कहते हैं। अर्जुन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सपना को पसंद करता था। उसने हमेशा अपने प्यार को अपने दिल में ही छुपा के रखा था।
क्योंकि वो अपने मालिक से गद्दारी नहीं करना चाहता था। सपना को अर्जुन के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। वो हमेशा अर्जुन को एक अच्छा सा दोस्त समझती थी। कुछ ही दिनों के बाद घर में शादी का माहौल शुरू हो जाता है। मुझे पता था तुम अपने नाना के कमरे में ही मुझे मिलोगी। वो मुझे तुमसे ये कहना था कि आज तुम मंदिर जाकर तुम्हारे नाना के नाम का दिया जलाना होगा। लेकिन आज मैं कैसे? मेहमान आने वाले हैं, देर होगी तो। जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं कहती। ठीक है मामी, मामा को बता देना। हाँ हाँ बता दूंगी, अब तुम जल्दी जाओ। सरिता अर्जुन को भी दर्जी से कपड़े लेने को भेजती है। सपना भी मंदिर के लिए निकल जाती है। पर उसकी गाड़ी वहीं पर खराब हो जाती है। वो ड्राइवर भी जानबूझकर देर कर रहा होता है। ये देखकर सपना सबको फोन करती है, लेकिन कोई भी नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ जब अर्जुन दर्जी से कपड़े मांगता है। अरे क्या कह रहे हो मियां, अभी कल ही तो सारे कपड़े लेके आया हूँ। फिर अर्जुन वहां से ऐसे ही निकल आता है। अर्जुन, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सपना का फोन सुनते ही अर्जुन सपना की तरफ चला जाता है। फिर सपना अर्जुन के साथ ही घर के लिए निकल जाती है। वहां बारात पहुंच जाती है। फिर सरिता नेहा से सपना को बुलाने को कहती है। जी माँ, अभी बुला के आती हूँ। माँ, सपना कमरे में नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? वो अचानक कैसे और कहाँ जा सकती है? फिर सरपंच जी सपना के बदले नेहा की शादी का कहते हैं। उसके बाद नेहा की शादी इलेश से हो जाती है। शादी होने के बाद सपना और अर्जुन हवेली पहुंचते हैं। आ गई मुंह काला करके। अपनी नहीं तो अपने नाना की इज्जत का तो ख्याल करती। ये आप क्या बोल रही हैं मामी? आपने ही तो मुझे मंदिर भेजा था। मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? भला मैं क्यों ऐसा कहूंगी? मैं सच बोल रही हूँ मामा जी, मेरा यकीन करिए। मैं जल्दी आने वाली थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई। हाँ, यही बड़ी सच बोलने वाली। जाओ, अभी जस के साथ आई हूँ उसी के साथ वापस चली जाओ। लेके जाओ इस अर्जुन। सुनो लड़की, तुम्हें अभी इसी वक्त इस लड़के से शादी करनी होगी। इस तरह सपना और अर्जुन की शादी हो जाती है। फिर अर्जुन उसे अपने घर लेके आता है। और अपनी मौसी को सारी बात बताता है। इस तरह जलील होकर निकाले जाने पर सपना बहुत दुखी थी। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है। मुझे अपने ऊपर लगे इल्जाम हटाने होंगे। अर्जू, तुम मेरी मदद करोगे ना? सपना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मौसी, आप सपना का ख्याल रखना। अर्जुन, तुम जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। दूसरी तरफ हवेली में सरपंच जी ने तो जैसे बिस्तर ही पकड़ लिया था और सारे कारोबार की भागदौड़ इलेश संभाल रहा था। सरिता भी अपने पति की हालत देखकर बहुत परेशान थी। शुरू में तो इलेश बहुत ही अच्छे से कारोबार संभाल रहा था। बाद में उसके अंदर घमंड और लालच आ गई।
आप ये सारी पेमेंट नए वाले अकाउंट में डाल दें। आप जैसे छोटे लोगों को क्या पता कारोबार कैसे चलते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन ने भी अपना सीएस का इंटरव्यू पास कर दिया था और उसे एक अच्छी सी जॉब मिल गई। पर सपना अभी भी अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों के लिए परेशान थी। ये देखकर अर्जुन की मौसी कहती है, बेटा अब तुम छोड़ दो ये सारी परेशानी, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, सब्र तो करो। और हाँ, कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाओ। ख्याल करना किसी को कोई शक ना हो। मुझे पता था हमारे सपना कुछ गलत नहीं कर सकती। पता नहीं मैं इस नागिन के कहने पे कैसे आ गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर भरोसा करता तो किसी की हिम्मत नहीं होती तुम पर उंगली उठाने की। सारी सच्चाई जानने के बाद मुकेश सरिता से कहता है, तुम इतना गिर सकती हो मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद दफ्तर से कुछ कर्मचारी आके सरपंच को इलेश के सारे करतूत बताते हैं। मुकेश सुनकर हैरान हो जाता है। इतने में इलेश खुद आ जाता है। अरे ये लोग यहाँ कैसे आ गए? थोड़ी भी अकल नहीं है। सरपंच जी कितने बीमार हैं। जाओ दफ्तर, वही बात होगी। इलेश के कहने पर दोनों कर्मचारी फिर वापस चले जाते हैं। पता नहीं मेरे दादाजी ने मेरी शादी तुमसे कैसे करवा दी। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इलेश का बर्ताव नेहा के तरफ भी कुछ खास नहीं था। अर्जुन को पहले ही इलेश पर शक हो गया था। पांडे जी, मेरा काम हुआ जो मैंने पता लगवाने को बोला था। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। वो लड़का काफी सारे इलीगल काम करता है और उसके खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत भी हैं। तो जाओ, देर किस बात की। चलो अब अपने ससुराल। अब तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। अरे ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुनो। नेहा, नेहा तुम बोलो कुछ। फिर सावित्री अपनी गलतियों की माफी सपना से मांगती है और सपना उसे माफ कर देती है। बस ये बुरा वक्त था, अब वो चला गया। अब हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है।